अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पाकिस्तान की तैयारियां अरूज पर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट जो मामला है डील चूँकि क्या होगी, एग्रीमेंट कैसे बनेगा, इस एग्रीमेंट की जो शराइत हैं उसके ऊपर बातचीत हो रही है। और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी जारी हैं। नई तजावीज़ अमेरिका की तरफ से ईरान को दी गई हैं, उसके ऊपर ईरान बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा है। इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, चूँकि फ़ाइनल राउंड होना है और ये जो दूसरा मरहला है फ़ैसला कुन मरहला साबित होगा, उसकी तैयारियाँ अरोज पर हैं। और उस हवाले से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि इस्लामाबाद मरकज़ बना और अब कल तक की इतलात थी कि शायद ये संडे जो है वो स्पेशल संडे हो, लेकिन चूँकि शेड्यूल में तब्दीली आ रही है और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पस पर्दा जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको अगर देखा जाए तो ये अब कमिंग वीक में ये डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की ये सालसी की कोशिशें आलमी सतह पे कामयाब हुई और अब बिल्कुल फ़ैसला कुन मरहले में ये दाखिल हो चुकी हैं। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे बहुत अच्छा आया और जो अभी इफ़ एंड बट्स हैं वो भी ज़ाहिर साथ साथ चल रहे हैं। इतनी लंबी जंग थी और इस जंग को समेटना, फिर एक टेबल पे बिठाना एक बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को बखूबी निभाया है पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने भी और सिविलियन क़यादत ने भी। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा और इसको ज़रा हतमी शक्ल देना पाकिस्तान की पहली तरजीह है और उसके ऊपर आला सतही जो हमारे डेलीगेशंस हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और पॉजिटिवली चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र भी आ रही हैं। तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैस मंसूर शेख साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शेख साहब किस तरह देखते हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान और ज़ाहिर पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के चर्चे हैं सफारतकारी के और पाकिस्तान की लीडरशिप के, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ख़ुद पाकिस्तान के लिए। और अभी हम जब इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में भी तैयारियां रोज पर हैं। ज़ाहिर फ़ाइनल राउंड है और ये फ़ैसला कुन मरहला है, ये आलमी सतह पे भी ख़ुद पाकिस्तान के इमेज के लिए ये कितनी बड़ी खबर बन के आया। देखिए जी, आपने ये देखा, पहले तो हम शुक्रगुजार हैं कि और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें एक ऐसा अजीम प्राइम मिनिस्टर मिला, ऐसे अजीम फील्ड मार्शल मिले जिनकी मेहनत जिन लोगों ने ना दिन देखा ना रात देखी, अपने मुल्क के लिए नहीं दुनिया में अमन के लिए निकले। वो अपने लिए हर कोई सोच रहा होता लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक का नहीं सोचता। आज आप देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन में 3 मुल्कों का हंगामी दौरा किया, सऊदी अरब गए, कतर गए, उसके बाद इस्तांबुल, वहां पे सारी मीटिंग हुई टर्की में। आप देखें कि सिर्फ इन लोगों का गोल अमन है। पाकिस्तान जंग वाला मुल्क ही नहीं है कि जो जंग के पीछे जाए, बल्कि पाकिस्तान एक अमन वाला पूरा मुल्क है। आप देखें जब इंडिया के साथ जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने पहल नहीं की, लेकिन दुश्मनों को ये सबक दे दिया कि मैं अफवाज पाकिस्तान का सरबराह हूँ, मेरा काम टू प्रोटेक्ट कंट्री पीपल। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज हर तरह फोर्सेस ने ये करके दिखाया और आज उसकी जो गरूर था उसको खात्मा मिला। इसी तरह आप इसाकदार साहब को देखें कि फ्रैक्चर के बावजूद कमिटमेंट, वो फौरन चाइना गए उसी इंजरी में और चाइना से जो भी मीटिंग थी करके आए। इस वक्त जितने हमारे टॉप लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, डार साहब हैं, फोर्सेस के हैं, दे आर कमिटेड और वो अपनी कमिटमेंट के पीछे, वो ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं ना आराम। और आज आप फख्र महसूस होता है और मैं बाहर के लोगों की वीडियोस देख रहा होता हूं, मुझे इतना फख्र महसूस होता है कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान पासपोर्ट की ताकत दिखा रहे होते हैं कि आज हमें प्रोटोकॉल मिला है पाकिस्तान का, आज हमें इमिग्रेशन, हम जिस मुल्क में जा रहे हैं तो पाकिस्तान को देख के बाज लोग तो हमें सैल्यूट मारते हैं जैसे हम लोग उनका पासपोर्ट दूर से उन्हें नजर आता है। ये बहुत बड़ी बात है और आपके हमारे वक्त में तकरीबन हमने ये इतनी रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान पहली दफा देखी कि पहले फॉरेन मिनिस्टर आए इस्लामाबाद, उन्होंने पाकिस्तान को चूज किया और आज देखिए ईरान का भी ट्रस्ट पाकिस्तान पे है और अमेरिका का ट्रस्ट भी पाकिस्तान पे। इसमें कोई शक नहीं शेख साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और सारी कंट्रीज पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रही हैं। जी जी, दुनिया पाकिस्तान पे ट्रस्ट करी है और सुपर पावर पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रही है। किस तरह देखते हैं, खासतौर पे जब भारत का पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं, भारत इस खित्ते में बिल्कुल माइनस हो गया और इररेलेवेंट हो गया, आप यूँ कह सकते हैं। और दूसरा ये कि ये भारत के लिए भी एक वेकअप कॉल हो सकती है और है इनफैक्ट, चूँकि
अगर भारत को भी तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसको पाकिस्तान के अमन मिशन का हिस्सा बनना होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, ये पूरी दुनिया के हर मुल्क के लिए मैसेज है, और खासतौर पर उन मुल्कों के लिए मैसेज है जो समझते हैं जंगों से जीता जाता नहीं। जी, टेबल टॉक पे आए, आप आए और अमन मुज़ाकरात करें, हर चीज का सोल्यूशन है, और यही चीज सारे मुल्कों को करनी चाहिए। देखें, लिबिया वालों को एक इशू हुआ, वो फौरन का फौरन उन्होंने पाकिस्तान से बात की, पाकिस्तान ने उधर भी सीज फायर करवाया, और देखिए ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पाकिस्तान का जो पड़ा, इसको हमें बरकरार रखना है। और हमारी, आप आज देख लें इस्लामाबाद में सिक्योरिटी देख लें, पूरी पाकिस्तान में देखें, और इस चीज से जो फेडरल गवर्नमेंट है, एक हमारी और पार्टी KPK रन कर रही है, एक और पार्टी सिंध रन कर रही है। आप बिलीव करें, इस फतूहात पे और इस जीत के ऊपर इन दोनों प्रोविंसेस ने काम करना शुरू कर दिया, यानी कि इन लोगों को भी, ऑपोजिशन के लोगों को नजर आया है कि मुल्क की तरक्की काम से है, अमन से है, हर वक्त फसाद, जड़, लड़ाई झगड़ा, प्रोटेस्ट उससे नहीं है। आज देखें, कल मैं आप मीडिया में आया था तो उस वक्त ये बड़ी अच्छी आपने बात की। तो क्या ये मुल्क की सतह पे भी चीजें बेहतर होंगी और एक कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी? अभी आपने देखा होगा कल स्टेटमेंट की, जी ट्रांसपोर्टर हमें कहा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उन लोगों ने स्ट्राइक रोकी कि इस वक्त पाकिस्तान एक दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन रहा है। आज हम किसी भी वे में क्यों प्रोटेस्ट करें? हम मुल्क दुश्मन नहीं है, हम इसको टेबल टॉक करें। आज आप देखें, और अमन तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं मुल्कों में, डिपार्टमेंट्स में आते हैं, और अमन तरीके से रिजॉल्व हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का ये अमन का मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर मुल्क में जा रहा है, हर जगह जा रहा है, और हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें फख्र है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फख्र है कि हम पाकिस्तान की उस हुकूमत की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका नाम PMLN है, जिनके सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। फिर आप ये देखिए, ये तो आप इसको देख लें, पंजाब की तरक्की देख के भी पूरी दुनिया के कितने ममालिक, लंदन, UK वो इम्प्रेस हुआ, टर्की वो इम्प्रेस हुआ कि किस तरीके से कर रहे हैं, और उन्होंने पूछा आप किस तरीके से कवर अप कर रहे हैं इन चीजों को, सफाई पे, सुथरा पंजाब का। तो ये हर चीज पाकिस्तान की फेवर में जा रही है, और इंशाल्लाह, और अब पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के पोर्ट का काम कहाँ पे पहुंच गया, पाकिस्तान में दुनिया का इन्वेस्टर आ रहा है कि ये अमन फैलाने वाला मुल्क कितना शेख साहब, होगा। मैं तो सिंध की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, तो सिंध पे भी कोई तवज्जो दे दें। देखिए सर, 18th अमेंडमेंट के बाद, और आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, वो रूल्स के बंदे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब से उन्होंने ये लर्न किया, और हम 18th अमेंडमेंट के बाउंड हैं। आप ये देख लीजिए, एक दौर में जब KPK में पहली गवर्नमेंट इमरान खान की आई थी, तो एक रूल है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा मेंबर्स हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, वक्त ख़त्म हो रहा है हमारे पास से, वक्त कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो मुज़ाकरात के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मुकम्मल, कशीदगी में कमी और मसाइल के पूरन हल के ऊपर जोर दिया गया। ये दौरा अपनी नौइयत का और तारीख़ी लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और बड़ा ही शानदार दौरा ये रहा। वजह ये थी कि ये उस वक्त इस दौरे का आगाज़ किया गया जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी भी थी, और बैकडोर इसके ऊपर राब्ते भी हो रहे थे, मुज़ाकरात की बातचीत भी हो रही थी। बैक चैनल से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और फील्ड मार्शल का ये दौरा पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट किया कि वो जगह जहाँ पे जंग हो रही है और जंगी हालत में ये तारीख़ी दौरा, इसके ऊपर बात करेंगे, और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में कितना पड़ेगा, पाकिस्तान का इमेज कितना बिल्ड हुआ, पाकिस्तान की जो सुप्रीमेसी है इन सेंस ऑफ मिलिट्री, उसके हवाले से पाकिस्तान को कितनी पजीराई मिली, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने, माहिर आलमी अमूर। मिर्ज़ा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। कैसे हैं ज़फ़ीरा? थैंक यू सो मच सर। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और इंटरनेशनल मोड पे आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है, और हमेशा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे। शेख साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में।
अब मिर्ज़ा साहब किस तरह देखते हैं, एक तो ज़ाहिर है दूसरा राउंड अभी शुरू होना है और उसकी तैयारियां इस्लामाबाद में ज़ोर शोर से जारी हैं, सरप्राइज़ होगा, ज़ाहिर है अभी डेट कंफर्म नहीं हो रही, लेकिन किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगी, वहाँ की जो तैयारियां लग रही हैं। दूसरा जो फील्ड मार्शल का दौरा था 3 रोज़ा, बड़ा पावरफुल दौरा था, उसका इम्पैक्ट आया पूरी दुनिया पे। आप इस दौरे को किस तरह देखते हैं? मैं समझता ये हूँ कि पाकिस्तान ने शुरू से ही इससे ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है और ख़ास तौर पर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो बहुत एक्टिव रहे, वज़ीर आज़म भी हमारे बहुत एक्टिव रहे, डार साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी बहुत एक्टिव रहे। हमने पहला उनके मुज़ाकरात भी आपने होस्ट किया और इसके बाद जो बिल्कुल यानी जो बनती थी, क्योंकि आपने देखा था कि उसके फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी और ईरान ने भी इस बात का इजहार किया कि मुज़ाकरात का दौर जो है वो इस्लामाबाद में दूसरा दौर फौरन शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद यानी एक नेचुरल उसका फॉलो अप ये बनता था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या आसिम मुनीर साहब जो है वो तेहरान जाएं और जो कंसर्न ममालिक हैं उनमें जाएं। तो आसिम मुनीर साहब ने जो डिफिकल्ट पोर्शन था इसका और जो कि मेन जंग के अंदर इन्वॉल्व है वो आसिम मुनीर साहब के हिस्से में आया, क्योंकि वो इसे ही हैंडल कर रहे हैं एक्चुअली। तो वो तेहरान गए और वहां पर उन्होंने जो मुलाकातें की उसके अंदर जो अहम मुलाकातें थी वो सियासी लीडरों से जो तो थी ही, लेकिन उन्होंने जो पासदारान इनकलाब का जो हेडक्वार्टर था वहां भी दौरा किया और उनके जो हेड थे उनसे भी मुलाकात की। अब ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि एक्चुअली वॉर जो है वो ईरान की तरफ से जो तमाम मतलब कार्रवाई है वो जवाबी कार्रवाई जो है वो पासदारान इनकलाब ही की पॉलिसी के तहत दी जा रही है और वो ही इसको देख रहे हैं। तो उनका उनसे मुलाकात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अभी मैंने पढ़ा कि एक्चुअली आसिम मुनीर साहब ने एक नई तजावीज़ जो अमेरिका की तरफ से ईरान को दी गई थी के लिए दी गई थी वो उन्होंने उन तक पहुंचा दी ताकि दूसरे दौर की मुज़ाकरात हो। लेकिन अब थोड़ी सी इसमें मायूसी आ गई है। आपको जो लेटेस्ट खबरें आई हैं कि पहली बात तो ये थी, कल तो बहुत सबको खुशी हो रही थी, सारी दुनिया ने तारीफ किया, आपने देखा चीन ने अप्रिशिएट किया, यूरोप ने अप्रिशिएट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान शुक्रिया का इतना लंबा चौड़ा विरोध किया कि कोई इंतहाई नहीं थी। ईरान ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, अरब ममालिक ने शुक्रिया अदा किया कि जी अपनाए हुर्मस जो है वो खुल गई है, क्योंकि जो उनके वजीर खारजा थे जो कि मेन लीड कर रहे हैं वही कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो वो उन्होंने खुद अपनी ट्वीट की और उसके अंदर उन्होंने ऑफिशियली लिख कर ये यानी कहा कि अपनाए। मिर्जा साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की और इसके ऊपर मैं फर्दर हम इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे कि क्या ये टेस्टेड था, क्योंकि जो एतमाद साजी का फुकदान है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस डायलॉग के अंदर भी हमें नज़र आया। सो एक टेस्टर लगा कि हम चेक कर सकते हैं कि ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और फिर ज़ाहिर इतने अरसे के बाद दोनों तरफ से जो लीडरशिप है वो आमने सामने बैठी है, तो ज़रा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर चीफ ने चूँकि ये मुकम्मल कर लिया है दौरा, तो उसके बाद भी जो नई तजावीज़ जिसका जिक्र आपने भी किया और ज़रा ISPR की तरफ से जो भी एलामिया आया उसमें भी मेंशन किया गया, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट्स होती है। मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ मैं वापस आऊँगा, ज़फ़रुल्लाह शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। शेख साहब ये कितना इंपॉर्टेंट है, दौरा तो हुआ अस्करी सतह पे हम देख रहे हैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, सफारती सतह पे पजीराई मिली, इन 3 दिनों का इम्पैक्ट आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं और ये कितना मुतासिर कुन रहेगा पाकिस्तान के लिए आलमी तनाज़ुर में? बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। देखिए पाकिस्तान की जो पहली एक्सरसाइज थी, जो पहला राउंड हुआ था टॉक्स, उसमें नेचुरली पाकिस्तान की जो हमारी लीडरशिप थी उसके साथ उन्होंने बड़ी मेहनत की और ऑफकोर्स दोस्तों के साथ उसमें चाइना और दूसरे ममालिक भी शामिल थे। उसमें पहला दौर बड़ा कामयाबी से दोनों फरीकन बैठे और बड़ी हाई लेवल के जो दौर था जो पाकिस्तान के हिस्ट्री में क्या दुनिया के हिस्ट्री में
ये बहुत जबरदस्त इसकी कामयाबी थी और सब जो ये होप कर रहे थे कि आगे जो है कोई अच्छे नतीजे निकलेंगे। मगर देखें डिप्लोमेसी में ये होता है कि एकदम कोई एग्रीमेंट्स नहीं भी होती हैं, क्योंकि इतने पॉइंट्स थे इनके ईरान के डिमांड्स, और इतनी पुरानी 49 और 50 साल के बाद ये पहली बैठक हो रही थी, तो उसमें इतना आसान नहीं था कि इनके दो बड़े फरीकैन को एक टेबल पे लाना और उनसे बात करना। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। तो पहले नुकात हुए, दूसरे हुए, सबको पता है, उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा जी। तो वो तो कामयाबी से हो गया। अच्छा, बाकी जो बहुत दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थी, अमेरिका ने क्लियरली मेरे ख्याल में वो ये चाह रहे हैं और क्लियरली कहा भी है कि हम ईरान को कभी भी न्यूक्लियर होने नहीं देंगे। ठीक, नंबर 1। इस पे आके जो है बात आके अटक गई, उसमें हैगलिंग हो रही है। अब आज जो खबरें जो सारे हो रही थी और ट्रंप की तरफ से जो बयान आया कि $20 बिलियन उनके जो फ्रीज एसेट्स हैं उसमें से हम ये दे देंगे, ये भी एक खबर चल रही थी और ऑलमोस्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है, हम आ जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, तो काफी होपफुल जो एटमॉस्फेयर था। अब ईरानियन की तरफ से वही जो दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद करने की जो अनाउंसमेंट है, और उसके बाद ईरानी कहते कभी भी यूरेनियम वापस नहीं करेंगे, बिकॉज अमेरिकन चाहते हैं कि जो 400 किलोग्राम यूरेनियम पड़ा हुआ है वो उनको वापस मिल जाए। जो ईरानियन समझते हैं कि हम नहीं देंगे, उस पर क्लियरली उन्होंने कह दिया है। अच्छा, अब बात दरअसल है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो सारे फ्रीज करके रखे हुए अमेरिकन ने, इतनी सारी सैंक्शंस उसमें लगाई हुई हैं। लेबनान से भी फौजें जो हैं उनकी नहीं गई हुई है, नाकाबंदी भी जो है अमेरिकन ने साथ रखी हुई है। तो मुझे ये बताइए कि तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि एग्रीमेंट हो। अब हो तो इसमें शेख साहब जो हम अभी पहले भी आपसे बात कर रहे थे, क्या ये कुछ ज़रा जो कल के बयानात आ रहे थे जो खुद ईरान की तरफ से भी फिर यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से भी जो ट्वीट्स हुए, कोई सॉफ्ट सिग्नल तो दोनों के लीडरशिप के दरमियान कुछ एक्सचेंज तो हुआ जब जाके ये चीज़ें हुई ना, तो किसी पॉइंट पे, क्योंकि 2 पॉइंट तो ऐसे थे जो इस्लामाबाद में डेडलॉक थी, वो डेडलॉक उसके ऊपर कोई बेहतरी हुई जिसकी वजह से कल के हमें ट्वीट्स नज़र आए या बयानात नज़र आए। आप समझते हैं कि शायद उन्हीं के ऊपर दोबारा से कोई इख्तिलाफात हो गए? अंदर की खबरें ये हैं कि कुछ ईरान की लीडरशिप के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है जी। कुछ लीडरशिप की तरफ से ये है कि नहीं ठीक है, अच्छा टाइम है, पीस रखा जाए, हम लड़ाई नहीं कर सकते, जो कुछ सैंक्शंस कम हो जाए, उसके बाद इस सारे मिडिल ईस्ट में जो है शांति हो जाए और आगे बात चले, और उसके बाद जो हमारी जो सिलसिला जो है कुछ आगे तरफ, और दुनिया की इकोनॉमी भी इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से उसमें वो खराब ना हो। अब ये है कि कुछ कहते हैं कि नहीं जी, ये तो ईरान की इज्जत है, हम नहीं करेंगे और यूरेनियम नहीं देंगे। ये अंदर की सुना है कि खबर है एक किस्म की। तो एक दिन में ये जो अपना पलटा खाया है सारी चीजों ने, मगर हमारे वहाँ फील्ड मार्शल भी वहीं थे सबसे। मैं समझता हूँ कि ये एग्रीमेंट जो है होगा मगर इसमें हैगलिंग होगी। अमेरिकन को जरूर कुछ न कुछ नीचे आना पड़ेगा। ये नहीं कि नाकाबंदी भी खत्म नहीं करेंगे, लेबनान में भी मारते रहेंगे, इसराइल को भी इधर से करते रहेंगे और सिर्फ ईरान को चुप करा के सब कुछ करेंगे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुला रहे। तो ये इसमें कंसेशंस होंगी और मेरे साथ तो मंडे तक जो है, मंडे ट्यूसडे तक काफी कुछ होगी और इसमें लेन देन हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शेख साहब, इसमें कोई शक नहीं। जो इनसाइट्स हैं वो यही है कि बैकडोर इसके ऊपर बड़ी तेजी से बातचीत हो रही है कि जो पॉइंट्स हैं, जो जहां जहां एतराज़ात हैं, उनको किसी तरह कम किया जाए और फाइनल हतमी ड्राफ्ट की तरफ जाया जा सके। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, गुफ्तगू शेख साहब की भी आप सुन रहे थे। ज़ाहिर है ये रातों रात तो मामलात नहीं होते। जब फर्स्ट राउंड इस्लामाबाद वाला मुकम्मल हुआ, कि आसराइयाँ उस वक्त भी थीं, लेकिन बैक एंड पे डेवलपमेंट्स हो रही थी। इसी तरह जो मीडिया को अपडेट किया जाता है वो ज़रा बहुत कम खबर दी जाती है। बैक एंड पे चीज़ें तेज़ी से हो रही होती हैं, जब तक वो मैच्योर नहीं होती तब तक उनको पब्लिक नहीं किया जाता। जिस तरह रशिया का जिक्र किया था, चीन का जिक्र किया था, शेख साहब ने भी, आप भी फरमा रहे थे, ट्रंप ने ज़रा विज़िट करना है, उस विज़िट से पहले ये फोकी वेदर, ये जो जंगी माहौल है, इसको कम करना है। अगर नहीं होगा तो वो विज़िट पॉसिबल नहीं होगा और उसका जो
एक ट्रंप जो चाह रहे हैं ताकि उनका जो एक वहाँ पे इमेज है खुद यूएस के अंदर, उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि वो इस जंग को एक फ़तह के तौर पे अनाउंस करें और प्लस जो है वो चीन का दौरा कर सकें और अपनी एतमाद साजी बहाल कर सकें आवाम के नज़र में। सो आपको लगता है कि ये कमिंग वीक जो है वो फैसला कुन होगा? डेट तो ज़रा नहीं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वीकेंड भी चला जाए, बट अगले मरहले में ये फैसला कौन मरहला आ जाएगा, फैसला कौन लम्हा आ जाएगा कि एक ड्राफ्ट फाइनल हो गया और उसके ऊपर साइन हो जाएंगे? जनाब देखिए जफीर, मैंने एक मरतबा नहीं हर मरतबा यही कहा है कि ये जो मुज़ाकरात होते हैं ना, इसके अंदर तकरीबन 40-45 साल दुश्मनी इन्वॉल्व हो और अब 2 जंगें हो गई हैं 2 साल के अंदर, वो इतनी जल्दी नहीं तय होंगे। ये इनिशियल स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये जो डिप्लोमेसी को जानते हैं और आपने जिन पार्टिसिपेंट को लिया वो तो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, ये बड़ा ही स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है। एक बात। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर ये बात बार बार रिपीट की जा रही है कि पहली मरतबा ईरान और अमेरिका जो है वो आमने सामने बैठे हैं। वो जो न्यूक्लियर डील हुई थी प्रेसिडेंट हसन रूहानी साहब के जमाने में, जिसमें 2013 से लेकर 2015 तक मुज़ाकरात हुए थे और जावेद जरीफ साहब जैसे आला दर्जे के फॉरेन मिनिस्टर उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी तरफ से अमेरिका की तरफ से खुद प्रेसिडेंट इन्वॉल्व थे, खुद हसन रूहानी साहब उन तमाम को सुपरवाइज कर रहे थे और अल्टीमेटली वो एक न्यूक्लियर डील हो गया था जिसके अंदर यूरोप, अमेरिका, रूस, चीन और जर्मनी सब जिसे P+5 कहते हैं वो शामिल थे। तो ये कहना कि जी अमेरिका ने और फिर उसके बाद $40 बिलियन भी ओबामा साहब ने रिलीज कर दिए थे ईरान के, और खुद रूहानी साहब जो थे वो यूरोपियन कैपिटल्स भी गए थे जहां पर उन्होंने कई बोइंग वगैरह के मुआहदे भी किए थे। तो ये कहना कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कभी बातचीत ही नहीं हुई, ये बात मुझे बड़ी हैरत अंगेज लगती है पाकिस्तान। हाँ, एक बात कह सकते हैं आप, वो बात ये है कि पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी की थी अभी तक मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें पहली मर्तबा पाकिस्तान ने वो एतमाद हासिल किया है जो पहले उसकी किसी लीडरशिप ने हासिल नहीं किया। यानी आसिम मुनीर साहब ने, वजीर आजम वगैरह ने मिलकर सारी दुनिया का एतमाद हासिल किया, लेकिन दोनों जो मुताबिक फरीक थे उनका बड़ा गैर मामूली एतमाद हासिल किया। इसीलिए आपने देखा कि एक तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप उनका शुक्रिया और वाह और बेहतरीन आदमी और क्या क्या वो यानी तारीफ करते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी हमारे लीडरशिप को बहुत ही अच्छा और पाकिस्तान के लोगों को का बार बार आपने देखा बाकायदा उनके लोगों ने सड़क पर निकलकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, उनकी पार्लियामेंट में इस बात का शुक्रिया अदा किया। इसमें मिर्जा साहब कोई शक नहीं, अवामी सतह पे चाहे ईरान हो या खुद इधर पाकिस्तान के अवाम हो, पजीराई मिली लीडरशिप को, दोनों यानी हमारी लीडरशिप को वहाँ पे, उनकी लीडरशिप को इधर से बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है। जिस तरह ईरान ने इस पूरे मामले में रिटेलिएट किया और जवामर्दी से मुकाबला किया, दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, इस्लामी ममालिक को इंगेज करके रखा और मद्दे मुकाबिल नहीं आने दिया। थोड़ी बहुत जो अप डाउन्स हुए बहुत ज़्यादा इस तरह के इतने बड़े इशू में हो जाते हैं। सो इस लेगेसी को, और ये जो माजी में भी आपके साथ हमारे बारहा गुफ्तगू होती रही इस मौजू पे, सेमिनार्स में भी, कि हम ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। ये अच्छी चीज़ बनती है, मोमेंटम हम पिक कर लेते हैं, उसके बाद उसको आगे चला नहीं पाते। तो आप समझते हैं कि खारजा पॉलिसी और हमारा जो दफ्तर खारजा है वो इसको एक नई शक्ल देगा और इंगेज करेगा जो थिंक टैंक्स हैं, जो लॉबिंग फर्म्स हैं, और ख़ुद पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, शेख साहब जैसे लोग हैं, जिनको इंगेज किया जाए, उनसे पॉलिसी पेपर्स लिए जाएं, आइडियाज़ लिए जाएं, ताकि मज़ीद हम ये जो एक उड़ान भरी है ये हम रिवर्स ना हो, इसको हम आगे लेके चलें। आपने बहुत अच्छी बात कही है ज़फ़ीर। देखिए, पाकिस्तान को बहुत ही लाजवाब अपॉर्चुनिटी मिली है इस वक्त लॉन्च होने की दुनिया के अंदर। आपने बहुत जबरदस्त बात कही है और ये पैगाम जो है ना, ये हर जगह पहुंचना चाहिए। अभी तक ये बात मैंने कम से कम 50 टॉक शोज अटेंड किए हैं और ट्रांसमिशन,
किसी ने ये बात नहीं की। देखिए, पाकिस्तान को ये यूनिक मौका मिला है। पाकिस्तान क्या चाहता रहा है? जिस दिन से पाकिस्तान वजूद में आया है उसकी दो ख्वाहिशात रही हैं। एक, वो अपनी जो सलाहियतें हैं उससे मुस्लिम उम्मा को फायदा पहुंचाए जी। एक दूसरे ये कि उनके दरमियान जितने तनाजात हों उनके अगर पॉसिबल हल उसके पास हो। आपने और मैंने इस बात के ऊपर बहुत डिस्कशन किया, आपको याद होगा जफीर, कि पाकिस्तान बहुत कोशिश करता था कि जब मुस्लिम उम्मा के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था हमारे वजीर आजम जाया करते थे, लेकिन उनको कोई लिफ्ट नहीं देता था, उनको कोई परवाह उनकी नहीं करता था। और उसके अंदर आप भी और मैं भी एग्री करते थे क्या कि हमारी जो खारजा पॉलिसी थी वो इस बात को लेकर सही तरीके से चल नहीं पाती थी। अब वो इदारों की कमजोरी थी, लेकिन इस मर्तबा जो हमारी लीडरशिप है, खास तौर पे आसिम, ये हमारे पास मिर्जा साहब चूंकि एक मोमेंटम बन गया, मौका मिल गया और इसको हमें कैश कराना है ना। आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें दो फायदे होंगे आपको जी। एक, आलमी सतह पे रिकग्निशन आपका हो रहा है। चीन से लेकर, चीन हमारा बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन अमेरिका भी इक्वली हमारे को दाद दे रहा है, यूरोप भी दाद दे रहा है, इवन और रशिया इवन बताता हूँ जी। मैंने ये इंडियन बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। मैं शेख साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लूँ चूंकि बिल्कुल हमारे पास वक्त कम है। शेख साहब, जो मिर्जा साहब से बात हो रही है, अब चूंकि हमारे पास डे टू डे अफेयर्स हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, इंगेजमेंट्स बहुत अच्छी हैं और जंगी माहौल में ज़ाहिर है इसी तरह होता है, चूँकि इमीडिएटली अपने क्विक एक्शंस करने होते हैं। लेकिन इसको लॉन्ग रन में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने लिए इसको यूज़फुल कैसे कर सकते हैं, जो मेरा मिर्ज़ा साहब से भी सवाल था कि कैसे हम इंगेज करें। हम रशिया को भी, चीन तो थ्रू आउट हमारी सपोर्ट करता रहा, लेकिन अब ये एक वो ताश के पत्तों की तरह हमारे पास ऑप्शंस खुल गए हैं कि हम रशिया से भी बात कर सकते हैं, यूएस हमारी बात मान रहा है। सो आलमी उफक के ऊपर हम कैसे इंगेज करें कि मैक्सिमम हम अपना फ़ायदा उठा सकें। अब दुश्मन कम हो रहे हैं, दोस्त बढ़ते जा रहे हैं, तो अच्छी फॉरेन पॉलिसी तो यही होती है कि आप एक को नाराज़ करके एक दोस्त ना बनाएं, बल्कि नाराज़ किसी को भी ना करें और दोस्ती जो है ऐड ऑन करते रहें। शेख साहब, फॉरेन पॉलिसी जो है वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स चेंज नहीं होते। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा ये जो एक्सरसाइज थी, द मोस्ट डेलिकेट एक्सरसाइज, द मोस्ट डिफिकल्ट वन एंड द मोस्ट चैलेंजिंग वन, ये डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में ये इतनी बड़ी जंग है जो सारी दुनिया में। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो रोल पूरा अदा किया है, जितनी विजिट्स हुई है आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की, फील्ड मार्शल साहब की, और उसमें सपोर्ट चाइना की और दूसरे कंट्रीज की, उसमें कंट्रीब्यूशंस जॉर्डन की, सऊदी अरेबिया की, उसमें तुर्की की, सबकी जो है सब मिल मिला के जो हुआ था, तो एक टेबल पे बिठाना, मैंने जैसे अर्ज किया, एक बहुत बड़ी कामयाबी थी ये हमारी। अब ये है कि इस किस्म की जो एक्सरसाइजेस होती हैं कभी कभी तब्दील चलती रहती। देखें, जब हम इन दो पार्टीज को बिठा देते हैं, हमने कहा कि ये एग्रीमेंट एक दिन में बड़ा मुश्किल है, एक दिन में नहीं होगा, इतने पॉइंट्स थे। तो अब ये जो है, और इतने ये जो हरीफ थे, ये हरीफ 50 साल से आमने सामने कभी बैठे नहीं थे, और ये सबसे बड़ी बैठक जो है, और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं ये एग्रीमेंट होगी, अब होगी, जरूर होगी। क्योंकि देखें, जहां तक आपने मुझसे सवाल डिप्लोमेसी का पूछा है, हमने अपना जो फर्ज वो हम बिल्कुल अदा कर रहे हैं और सारी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। ठीक, उसका रिजल्ट आया है बाकायदा, और रिजल्ट आ रहा है उसमें, पूरी यूरोप देखें। मगर देखें, मगर ट्रंप के लिए मसला ये है कि वो जंग जरूर बंद करेंगे। क्यों? ये फेस सेविंग एक्सरसाइज है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो उनका जो असल मकसद था रिजीम चेंज का, वो पूरा नहीं हुआ। वर्चुअली सारी दुनिया कह रही है कि जो अमेरिका है वो जंग हार चुका है। सारे यूरोप ने उनका साथ नहीं दिया, नेटो ने साथ नहीं दिया, जापान ने साथ नहीं दिया, साउथ अफ्रीका ने साथ नहीं दिया, गल्फ वालों ने साथ नहीं दिया। आखिरकार मजबूरन उनको ये नजर आया कि एक अच्छा कंट्री है जो पाकिस्तान मीडिएट कर सकता है, जो न्यूक्लियर भी है, जो स्ट्रांग भी है, और अच्छे डिप्लोमेट्स भी हैं, और उनका जो है अच्छी बात है। इंडिया को उन्होंने कहा कि चुप करके तुम बैठे रहो, इंडिया को चुप करा दिया। चाइना हमारा बहुत बड़ा जो था, उससे हम जाते थे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी की आपने बात की है, ये इसके नतायज इंशाल्लाह जरूर होंगे, और ये जो हम मेहनत हमने की हुई है,
इसमें काफी हद से बातें होंगी। देखें ट्रम्प की कैबिनेट इसमें में, शेख ट्रम्प साहब के एक चीज कांग्रेस में बड़ी वहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है बात ना, हो रही जो है। हम पहले भी बात कर रहे हैं कि इसमें जो इनपुट्स होता है ना, जैसे आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, सारे कितना एक्सपीरियंस होता है, कुंते वो पॉलिसी में ऐड ऑन नहीं करती, उनका इनपुट नहीं लिया जाता, इंगेज किया जाए, चाहे यूथ हो या आपके सीनियर्स एम्बेसडर्स हों या फॉरेन ऑफिस के रिटायर्ड लोग हों, उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थिंक टैंक्स का जो इनपुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको लैग करती है हमारी हुकूमत, हमेशा से करती आई है, इसको क्यों नहीं करेज किया जाता? बस थोड़ी सी हो सकता है कि ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कोताही हो, मगर मेरा ख्याल है कि जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं वो बेसिकली लिविंग एम्बेसडर्स हैं, और वो जो खास करके इनका सारा तजर्बा है दुनिया का, उनको भी इकट्ठा करके एक थिंक टैंक बना के एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है जी। करना चाहिए। अमेरिका में वैसे होता है, सब चीज होती है, बहरहाल वो अपनी जगह पे है जैसे भी है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि देखें जब गवर्नमेंट में अंदर आदमी होता है तो बहुत सी सीक्रेट चीजें होती हैं जो बाहर नहीं बताई जाती। तो नेचुरली जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे शायद ये रीजन हो कि सारी चीजें खुल के सब बयान नहीं हो सकती उसमें। शेख साहब इसमें कोई शक नहीं, हमारा रोल बड़ा अच्छा रहा है और अच्छा जा रहा है। शेख साहब आखिरी जी आखिरी 10 सेकंड में ये कह रहा हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं, सीक्रेट इज सीक्रेट, लेकिन आपके जो प्लेयर्स होते हैं आप उनसे सॉफ्ट इमेज बिल्ड करवा रहे होते हैं, आपके कोई इंटरनेशनली किसी स्टूडेंट ने कोई नाम कमाया, आप वो ज़रा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, कोई सिंगर है, इसी तरह जो एम्बेसडर हैं या जो एकेडमिया के लोग हैं उनका इम्पैक्ट भी आता है, ज़रा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, सो उनको एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर तो यूज़ किया जा सकता है ना, उसमें क्यों नहीं किया जाता? आप लोग जो मीडिया में हैं, अदर थिंक टैंक है, बड़े होशियार लोग बैठे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में ये प्रोसेस नहीं है। एग्जैक्टली सर, दुनिया भर में लॉबिंग एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है, हमारे पास तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सका, ये एक हमारा इशू है। वक्त खत्म हो गया मेरे पास, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले किसी प्रोग्राम में इसके ऊपर खुलकर बात भी करेंगे। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से एक्सक्लूसिव भी बात करेंगे और हमारे साथ मुनीर अकरम साहब होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड और उस हवाले से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें। सफारतकारी की जब हम बात करते हैं तो आलमी दुनिया में पाकिस्तान ने एक नया नाम बनाया है और इस पे बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराया। सफारतकारी का बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की दुनिया भर में पहचान है। और ख़ारजा पॉलिसी की जब हम बात करते हैं ख़ारजा अमूर की बात करते हैं तो उसके ऊपर हमेशा बड़ी खुल के बात भी करते हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीर अकरम साहब, मुमताज़ दानिशवार हैं, साबिक मुस्तकिल मंदूब और हैं अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सफ़ीर भी हैं। मुनीर अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुनीर अकरम साहब किस तरह देखते हैं पाकिस्तान खित्ते में एक नए और ताकतवर पिलर के तौर पे सामने आया और अभी फील्ड मार्शल ने 3 दिन का जो दौरा किया है ईरान का, वो आप उस दौरे को किस तरह देखते हैं? कितना मुतासिरकुन रहा पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, चूँकि एक अमन बहाली का मिशन लेके गए थे वो? मेरे ख्याल में दौरा बहुत अहम था और उसमें मेरे ख्याल में जो बड़े मसले थे जो जिस पे न्यूक्लियर मसला था जी और ये ऑलमोस्ट ये दोनों मसले था जो किस हद तक की तरफ प्रोग्रेस हुआ है। पर अब ये पिछले 24 घंटों में जो जो इख्तलाफ नज़र आया है ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में, उससे कुछ खर्चा है। पर हमारे फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाके वहाँ मनवा लिया था ईरानियों को कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल दें,
पर उसके बाद में फिर ये जो बयानात आए हैं कि अमेरिकन ब्लॉकेड रहेगा, उस वजह से फिर ईरानियों ने फिर बंद कर दिया है। तो अब इस मसले को हल करना होगा, पर हमारी कोशिशें बिल्कुल यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑनेस्ट कोशिशें रही हैं और अब तक सक्सेसफुल रही हैं। इंशाअल्लाह ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके बावजूद ये मुज़ाकरात को हम सही रास्ते पे रख सकेंगे और कुछ ना कुछ नतीजा निकाल सकेंगे इंशाअल्लाह। नतीजा खेज साबित होंगे इंशाल्लाह ताला। और मुनीर अकरम साहब, आप चूँकि ज़ाहिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे और करते हैं, इनफैक्ट जो इंटरनेशनल जो लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया को तो हम देख रहे होते हैं, वो इस पूरे अमल में पाकिस्तान को चूँकि ट्रबल मेकर कहा जाता था और लिखा जाता था, ड्यूल नेशन लिखा जाता था। आज पाकिस्तान जो है वो पीस मेकर, ना सिर्फ पीस मेकर बल्कि ग्लोबल पीस मेकर बनकर सामने आया है। तो ये कितनी खुशी होती है, ज़रा आप आलमी सतह पे तमाम इस तरह के डेलीगेशंस को लीड करते रहे, देखते रहे, UN में ज़रा आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, तो ये वहाँ बैठ के कितना अच्छा लगता है कि पाकिस्तान का ये एक ऐसा किरदार सामने आया कि पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर हैं, पाकिस्तान के ऊपर हैं, और पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग होते होते बिल्कुल लास्ट जो 90 मिनट थे उसमें पूरी गेम ही बदल दी। जी, मेरे ख्याल में बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो कुव्वत है और हमारी कोशिशें हैं और लीडरशिप है उसको सब अप्रिशिएट दुनिया में, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया है। देखिए, पिछले सालों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चलता था, वो हिंदुस्तान और हमारे दुश्मनों ने शुरू किया हुआ था, तो उसकी मुखालफत हम करते रहे थे। अब ये खुशखबरी है कि वही बड़ी ताकतें जो पहले पाकिस्तान से क्रिटिकल होती थीं, वो सब ताकतें अब मान रही हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है और पाकिस्तान का एक जियो पॉलिटिकल रोल और सिफारती जो रोल है वो बहुत अहम है। तो मेरे ख्याल में हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए, खुशी की बात है, और हमने अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी इंटेग्रिटी जो है उसको कायम रखना चाहिए। और इंशाल्लाह ये जो हमने कोशिश की है इस जंग को ख़त्म करने के लिए, ये कामयाब हो जाए तो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत गुडविल होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मुनीर अकरम साहब। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के इमेज की, आपका नुक्ता नज़र हमेशा बड़ा डिफरेंट रहा और बड़ा लॉजिकल रहा। हम आपके आर्टिकल्स देखें या वैसे भी टीवी टॉक शोज़ में जब हम आपको सुनते हैं, देखते हैं, एक लेगेसी है। जिस तरह आपकी फैमिली की डिप्लोमेसी में एक लेगेसी है, पाकिस्तान इस लेगेसी को और ये जो एक मोमेंटम पाकिस्तान को मिला है, हम हमेशा हम मिस कर जाते हैं। एक मोमेंटम मिलता है, फिर हम अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। राइट नाउ आप समझते हैं कि एक तो इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात हो ही जाएंगे, उसके बाद का जो अगला लायामल है, वे फॉरवर्ड है, उसमें पाकिस्तान को लॉबिंग करनी चाहिए। उसके वाले से क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि पाकिस्तान ये मोमेंटम जो है वो लूज़ ना करे? जी, बहुत अहम सवाल है ये आपने जो किया है। मेरे ख्याल में हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। अब जो हमारे साथ जो गुडविल है उसकी वजह से सब रास्ते खुले हैं हमारे सामने, तो उसका फ़ायदा उठाकर हमने पहली चीज़ तो हमारी जो सिक्योरिटी चैलेंज है हिंदुस्तान के साथ ईस्टर्न फ्रंट पे है, जो उनके फौजी जो एग्रेशन करने के लिए तैयार हैं, वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहे हैं, तो ये मसले भी हमें एड्रेस करने होंगे। हमारे सिफारतकारी में इसको प्रायोरिटी देकर इन मसलों को हल करना होगा। और फिर सब में अहम जो चीज़ है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है जी और उसके ऊपर तवज्जो हमने देनी है कि हम इस हालात का फ़ायदा कैसे उठा सकें और किस तरह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बिल्कुल मजबूत करें जा सके। और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क
बनाया जा सके। सर वक्त ख़त्म हो रहा है, किस तरह देखते हैं, एक तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयानात दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में एक ज़हीन शख्सियत की आमद का इंतज़ार हो रहा है, पाकिस्तान की जहानत के चर्चे आजकल बड़े हो रहे हैं आलमी मीडिया में भी, और ख़ुद ट्रंप भी बार बार कर रहे हैं। सो कौन सी ऐसी शख्सियत हो सकती है जो अगले कुछ दिनों में वाशिंगटन की मेहमान बनेगी? जी मुझे इसका इल्म नहीं है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर यानी कंजेक्चर करना भी सही नहीं होगा। अब हमें पता लग जाएगा कि कौन सी शख्सियत। आपकी स्माइल तो बता रही है कि शायद हमें पता चल गया, लेकिन अगर आप नाम ले रहे हैं तो शायद आप इशारे तो उधर ही जा रहे हैं। जी जी मेरे ख्याल में मैं कंजेक्चर नहीं करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन अब हम पिक कर रहे हैं और नाजरीन बहुत समझदार हैं, वो समझ गए हैं कि किस तरफ इशारा हो सकता है या किस तरफ इशारा है। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखा करेंगे हमारे नाजरीन के लिए। नाजरीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और अपफ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।